कैसा लगेगा अगर कि मैं आपसे कहूं कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके मरने के बाद उनके माइंड के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। देखो, वैसे तो हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कितनी थ्योरीज दी हैं, उसके अलावा ये भी कि उनका जो माइंड था वो हम सबसे अलग था, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कैसा पता लगा कि जो उनका माइंड था वो सबसे अलग था। इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले थॉमस हार्वे के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये वही इंसान है जिसकी वजह से आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड को इतने अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनके स्टडी करने का तरीका इतना अलग था कि इनको जॉब से ही निकाल दिया गया था और इसी के चलते इन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े करने पड़े। देखो, वैसे तो इनका जन्म 1912 में लुइसविले, केंटकी में हुआ था। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से अपने मेडिकल की जो डिग्री थी उसको ली और एक न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के रूप में सामने आए। अपने करियर के स्टार्टिंग में हार्वे प्रिंसटन हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जहां उनका सबसे बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल काम सामने आया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद शायद आप शॉक हो जाओ, क्योंकि दिमाग के इतने ज्यादा टुकड़े करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो डेथ है वो 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन न्यू जर्सी में हुई। उस टाइम थॉमस हार्वे वहाँ पैथोलॉजिस्ट थे। आइंस्टाइन की डेथ के बाद हार्वे ने उनका पोस्टमार्टम किया था और उनका दिमाग निकाल कर स्टिक करने का एक डिसीजन लिया। उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 टुकड़ों में बांट दिया ताकि उसकी डिटेल स्टडी की जा सके। अब देखो, मजे वाली बात यह है कि हार्वे ने यह काम आइंस्टाइन की फैमिली के पूरी परमिशन के बिना किया, जो आज भी एक बड़ा एथिकल क्वेश्चन है। आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी करना हार्वे के लिए एक बड़ा मोमेंट था और उन्होंने सोचा कि इस दिमाग की स्टडी साइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन शायद उनका ये सोचना कहीं ना कहीं सही भी था, तो कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लाइफ को खराब करने वाला डिसीजन भी था। देखो, हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को कई हिस्सों में बांटकर उसके टुकड़ों को अलग अलग रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशन में भेजा ताकि उनकी डिटेल में स्टडी हो सके। आइंस्टाइन का दिमाग के कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी के हिसाब से कुछ ऐसे एनाटॉमिकल डिफरेंसेस पाए गए जो आइंस्टाइन की सोच को इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को समझने में हेल्पफुल हो सकते थे। लेकिन उनकी क्या थ्योरीज आई उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हार्वे का ये कदम बिना आइंस्टाइन के परिवार के परमिशन के अनएथिकल माना गया। आइंस्टाइन का बेटा हंस अल्बर्ट को ये जानकारी दी गई कि आइंस्टाइन का दिमाग साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पर इस बारे में पूरी तरह से कोई रिटन परमिशन नहीं थी। देखो, हार्वे का ये कदम उनके करियर पर भारी पड़ा। उन्हें हॉस्पिटल से निकाल लिया गया और उनकी मेडिकल प्रैक्टिस भी प्रॉब्लम में आ गई। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनका सबसे बड़ा पहलू हमेशा उनके साथ रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हार्वे के पास आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ टुकड़े सालों तक रहे, जो उन्होंने 1998 तक अलग अलग रिसर्चर्स को भेजे। 98 में उन्होंने आइंस्टाइन के बचे कुछ दिमाग के टुकड़े प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एलियट क्रॉस को वापस दिए, लेकिन अगर उनके स्टडी के बारे में देखा जाए तो कुछ अलग ही चीजें पता लगती हैं, जिसको जानने के बाद दुनिया को आइंस्टाइन के बारे में, दिमाग के बारे में जानने को मिला। तो अब उन सब चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहली चीज, आइंस्टाइन के दिमाग के जो पैरिटल लोब है, जो स्पेशल रीजनिंग और मैथमेटिक्स को प्रोसेस करने में इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं यूज होते हैं, वो कॉमन लोगों से, यानी कि हम जैसे लोगों से 15% बड़े पाए गए। ये एनाटॉमिकल डिफरेंस आइंस्टाइन की अनयूजुअल मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल्स को समझा सकता, मतलब ये माना जा सकता है कि आइंस्टाइन के जो दिमाग है वो बाकी लोगों से अलग था। 15% जो ये पार्ट था वो अलग पाया गया था, जिसकी वजह से उनकी जो कैपेबिलिटी थी, स्किल्स थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि उनके दिमाग में सिल्वियन फिशर, जो नॉर्मल दिमाग पे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, वो इनके दिमाग में थोड़ा कम होने भी नोटिस किया गया, जो उनकी सोच की अलग अप्रोच को दिखाता है। उसके अलावा ये भी देखा गया कि आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में ग्लियल सेल ज्यादा पाए गए थे। ग्लियल सेल न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और उनके नंबर्स उनके ब्रेन के एफिशिएंसी और कॉग्निटिव एबिलिटीज को समझा सकती है। आइंस्टाइन के दिमाग के स्टडी का कोई क्लियर साइंटिफिक रिजल्ट सामने नहीं आया जो उनके इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस का पूरा सॉल्यूशन दे सके। जैसे कि कुछ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस पाए गए, लेकिन ये प्रॉब्लम साइंटिफिक ग्रुप में पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी रीजन है। देखो, पहली चीज आती है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, जैसे कि पैरिटल लोब का मैंने आपको बताया कि 15% ज्यादा बड़ा था, तो इसका बड़ा होना और ग्लियल सेल्स के नंबर्स, ये डिफरेंसेस आइंस्टाइन के कॉग्निटिव एबिलिटीज को कुछ हद तक समझा तो सकते हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट का पूरा सॉल्यूशन नहीं है। वहीं पर ही एनाटॉमिकल जो स्टडीज होती हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा फैक्टर्स को नहीं समझा सकती, जैसे कि एनवायरमेंटल, एजुकेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस, जो किसी पर्सन की ब्रिलियंसी में इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी की एजुकेशन ज़्यादा अच्छी रही है, उसकी स्किल ज़्यादा रही है, उसकी प्रैक्टिसेस ज़्यादा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप ही
बिल्कुल अलग हो जाती है कॉमन पीपल से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली आ सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।